अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से। ख़ासकर हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर बजट के अंदर भी कुछ पॉलिसीज़ दी गई है और इस बार भी हम देख रहे हैं कि ख़ासकर इस न्यू पॉलिसीज़ जो है वो एक तैयार कर ली गई हैं बजट में, और बजट के बाद भी ये जो एक्सपोर्ट सेक्टर है इसको उठाने के लिए नए टारगेट्स रखे गए हैं, जिसमें ख़ासकर बरामदात पर मबनी मईशत के लिए तवील मुद्दती सनदी पॉलिसी तैयार कर ली गई है। यानी कि इसका जो एक फोकस है, एक हम कह सकते हैं एम्फेसिस है, वो खासकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे दिया गया है, जो कि काफ़ी अरसे से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड करते हुए, प्ली करते हुए दिखाई दे रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक पॉलिसी आनी चाहिए और जो सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है उन सेक्टर्स के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ 5 सेक्टर या फोकस सेक्टर को दे दें, आप तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर को पॉलिसी दें। तो ये आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि एसएमईज़ की तरक्की के लिए भी ई कॉमर्स टैक्सेशन पर नज़रसानी की तजवीज़ है और ई कॉमर्स के कारोबार पे वाकई टैक्सेस तो होने ही चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन देखी जा रही है और अब आने वाले दिनों में जब टैक्सेशन का एक बकेट जो है वो हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यही हमारे लिए जो है वो एक नीड है कि यहाँ पर भी टैक्सेशन होना चाहिए। कल भी हमने आपको बताया था कि जैसे व्लॉगर्स पे और यूट्यूबर्स पे भी टैक्सेस के हवाले से तजवीज़ है, तो इस पे भी जो है वो ई कॉमर्स के हवाले से भी टैक्सेशन के लिए जो है वो कुछ हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। साथ साथ हम बात करेंगे ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से, यानी कि हमारे रिजर्व्स जो कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। $2 बिलियन का कर्ज का मंसूबा है जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इंडिया दिया है। इसके साथ साथ हमारे पास तकरीबन $16 बिलियन से अबव का जो एक रिज़र्व है वो मौजूद है, जिसमें तकरीबन $5 बिलियन से अबव जो है $5 बिलियन से अबव जो है वो कमर्शियल बैंक्स का हिस्सा है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा इम्पोर्ट कवर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हमारी इकॉनमी के नंबर्स जो हैं वो ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके हवाले से आज भी, और ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि तकरीबन हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से रिजर्व्स बढ़े हैं और इस साल के बढ़ने का जो एक इंडिया है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आज इसके हवाले से भी बात करेंगे हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नॉर्मलाइज होते हुए इकॉनमी के नंबर्स देखे जा रहे हैं और जो एक लीनियंसीज दी गई हैं इस बजट के अंदर खासकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को फ़रोग करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास रिपोर्ट है, वो भी देखते चलते हैं, खासकर रिजर्व्स के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस साल सामने आएंगी और आ चुकी हैं। लेट्स हैव अ लुक on report, then we will come back. पाकिस्तान की मईशत में ज़र मुबादला ज़खायर कलीदी हैसियत रखते हैं, क्योंकि ये बैरूनी अदायगियों, तजारती खसारे और कर्जों की अदायगी के लिए जरूरी होते हैं। मुस्तहकम ज़खायर मुल्की करेंसी पर एतमाद बढ़ाते हैं और सरमायाकारों को राग़िब करते हैं। ज़र मुबादला ज़खायर दरामदात के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में हफ्तावार बुनियादों पर $167 मिलियन का इजाफा हुआ है और ये खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में $11.68 अरब तक पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर से ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के कुल गैर मुल्की ज़खायर $16.88 अरब रहे। तजारती बैंकों के ज़रिए इंतजाम गैर मुल्की ज़खायर $5.12 अरब रहे। मरकजी बैंक के एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर में हफ्तावार बुनियादों पर $7 मिलियन की कमी वाक़ हुई थी। ज़र मुबादला ज़खायर की बदौलत आलमी मंडी में मुल्की साख बेहतर होती है और महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है। इसलिए ज़र मुबादला ज़खायर का इस्तेहकाम मुल्की माशी खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। एग्जैक्टली इस साल बजट के अंदर यही फोकस किया गया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए जो कि हम कह सकते हैं ना कि रिजर्व्स भी बढ़ेंगे, उससे अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी, तो ये फोकस रखा गया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव हियर ओवर कॉल अ गेस्ट इन द जूम। राहील रंज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं आबाद के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। राहील साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज हम जो एक रिजर्व्स के हवाले से बात कर रहे हैं, आप रिपोर्ट भी आपने देखी, ख़ासकर हम ये चीज़ फोकस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है पूरे साल की। अगर हम थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ के अंदर इसका वेटेज देखें, या हम ये देखें कि अगर हमारी जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो भी इसी सेक्टर से होती है। इस बार जो बजट के अंदर कुछ लीनियंसीज दी गई हैं, कुछ इंडल्जमेंट रखी गई है इस सेक्टर के लिए, वो हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को बताइए कि इस बार क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो बजट के अंदर फोकस रखी गई हैं, ख़ासकर इस सेक्टर को फोकस करते हुए।
Walaikum salam, Natasha. Walaikum salam to all audience. Thank you very much, first of all, for having me on your show. बजट इस बार अगर हम एक उमूमी तौर पे बात की जाए तो मुतवसत इसको रेट किया जा सकता है। ऑल्दो के कहा जा रहा है आवाम दोस्त बजट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम तनकीद भी कर सकते हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें सराहना होगा, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे ये एक बेहतरी की तरफ सफ़र जो हमारा इस मुल्क का, हमारी मीशत का चलता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 डेढ़ साल से, उसमें ये एक मुस्बत कदम है। और बेशुमार ऐसे एलिमेंट्स इस बजट में रखे गए हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में आवाम को और खुसूसन हमारे स्टेट को, रियासत को बहुत फ़वाइद नज़र आएंगे। रियल स्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो जो इस वक्त सीवीटी जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो बायर के लिए कमी लाई गई है, वो ऑल टुगेदर 6% सीवीटी था। 236K एंड 236C जो दोनों बायर एंड सेलर मिलके 3% देते थे, उसे बायर के पार्ट पे 1.5% एंड सेलर के पार्ट पे 4.5% करके सेम रखा गया है, लेकिन बायर के पार्ट पे कम कर दिया गया ताकि नई खरीदारी को और नई इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इससे फरोग मिल सके। उस साथ साथ जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया है, लेकिन उससे डायरेक्टली जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर या रियल स्टेट सेक्टर को हिट नहीं आती, क्योंकि वो जब कैपिटल गेन होता है, कोई एक इन्वेस्टर करता है, और जब उसके ऊपर उसे जब गेन एग्जीक्यूट होता है, उस गेन के ऊपर उसे टैक्स अदा करना होता है। ऑन टॉप ऑफ इट, उस गेन में से जो सीवीटी उन्होंने एडवांस इनकम टैक्स की शक्ल में अदा होता है, वो एडजस्टेड ही है। जी। तो इन दोनों चीज़ों को यह अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी को एबॉलिश किया गया है, वो भी बहुत मुस्बत कदम है। ऑल्दो कि वो पिछले 1 साल जब लास्ट ईयर लागू किया गया तो वो प्रोविंसेस की तरफ से उस पर कुछ एतराज़ात थे, और वो अमली तौर पे इम्प्लीमेंटेशन उसका स्टार्ट नहीं हुआ था, और उसे एबॉलिश कर दिया, जो कि यकीनन एक बहुत खुशाइंद कदम है, और इससे यकीनन मईशत के पहिए को फ़ायदा होगा और ट्रांजैक्शंस में इजाफा होगा। जहाँ तक रही नॉन फाइलर और फाइलर का डिवाइड, उसमें जो नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी परचेज से रिस्ट्रिक्ट किया है, ये भी हम समझते हैं एक खुशाइंद कदम है, और फाइलर को फरोग देने के लिए, फाइलर की जो एक हैसियत है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव कदम है। तो अच्छा ओवरऑल ऑल राहील इन ऑल साहब, अगर पिछले साल एक बुनियादी तौर पे एक बात की जो जाए तो इनिशिएटिव बजट लिया गया था, राहील साहब पिछले साल जो एक इनिशिएटिव लिया गया था उसके अंदर हम देख रहे थे कि जो एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी बाय करते थे उसके ऊपर टैक्स जो है वो देना पड़ता था। इस बार की क्या सिचुएशन है? क्या उस जो एक इनिशिएटिव है या वो जो एक क्लीशे था, वो रूल था, उसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है या मोल्ड किया गया है टू फाइलर और फॉर नॉन फाइलर? यकीनन उसको, उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाया गया है। नॉन फाइलर को कोई भी एसेट खरीदने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिसमें रियल स्टेट, ऑटोमोबाइल और किसी भी किस्म इन्वेस्टमेंट जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है। उसके पॉजिटिव असरात जरूर आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो सख्ती मैं समझ क्रिएट गई है, जरिए जो है वो करप्शन ने दरवाजे खुलने का भी एक इंदिया नजर आता है, विच इज जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एफबीआर से बिफोर इन्वेस्टमेंट ला के देने का एक जी। कंडीशन लगाई गई है, जिसकी सिफारिश अमल है। जब एक फाइलर पास ऑलरेडी फाइलर के बन के रजिस्टर्ड है, को डिक्लेयर भी करना है और उसके सोर्सेज भी फर्निश करके फिर एफबीआर को प्रेजेंट करने हैं। तो बिफोर हैंड अगर आप उसके ऊपर ये कदगन लगाएंगे कि वो पहले जाके वो स्टेटमेंट एफबीआर से हासिल करे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी परचेज करेगा, तो ये एक हर्डल है, ये एक नया एनओसी हासिल करने का दरवाजा क्रिएट किया जा रहा है, जिससे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर भी होगा, और वो उसकी जो उसे फंड्स अरेंज करने हैं ईयर ईयर एंड पे, वो उसे बिफोर हैंड प्रॉपर्टी परचेज करने की, इन्वेस्टमेंट करने की इरादा करने से पहले उसे वो करना पड़ेगा। तो ये हम समझते हैं कि इसकी हम मुखालफत भी करते हैं, और इसके ऊपर हम अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस पे काइंडली नजर सानी करें, क्योंकि ये एक एक नया बाब खोला जा रहा है, जिसमें हर खास व आम जो है वो जाके एफबीआर के और उन कंसर्न ऑफिसर्स के हाथों पहले वहां पर
अपनी पोजीशन डिक्लेयर करेंगे, अपनी सोर्सेज पहले बताएंगे और फिर उनके साल के आखिर में उसको रिटर्न भी फाइल करने के वो पाबंद हैं। तो ये हम इसकी समझते हैं कि ये एक ऐसा सर सिफारिश ये है तो एक फिर बजट के बड़ी अंदर जो डिबेट है जिसको ज़ाहिरी तौर पे नजर ऑफ आता है। कोर्स फोकस किया जाएगा। आपको अपने असासे या फिर आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम तो बताना ही पड़ेगी, ये तो बात तय है कि ट्रांसपेरेंसी लानी है इकोनॉमी के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और रिटर्न फाइल ऑफ कोर्स होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे से कभी कोई वो फाइलर बने ही नहीं, वो फर्स्ट टाइम वो फाइलर बनने जा रहे हैं, तो उनको भी अपनी सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी। और जो ऑलरेडी फाइल करते आ रहे हैं उनके साथ तो ये नहीं रूल जो है वो लागू होगा यकीनन। आप इसके बारे में भी बताइएगा। और दूसरा ये कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जनरेट हो जाती है और इस साल के अंदर जो एक अच्छा चंक या फिर एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस जो रखी जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको कितने हमारे लिए जो एक हम कह सकते हैं रिजर्व्स में ऐड ऑन होगा, हमारे लिए एक फोकस होगा जीडीपी ग्रोथ का हिस्सा, और दूसरा ये कि एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी? देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के बाद नंबर सेकंड पे आता है और 70 के करीब एलाइड इंडस्ट्रीज एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अम्ब्रेला के अंडर रन करती हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40 से जायद हैं और कहीं जो है वो शुमार में आता है कि 70 प्लस इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अम्ब्रेला आती हैं। तो उससे जॉब जनरेशन और जॉब क्रिएशन का बहुत बड़ा पूरी पॉपुलेशन पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि एलाइड इंडस्ट्रीज जितनी भी सप्लाईज मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, लोकली प्रोड्यूस करती हैं, वो सब मटेरियल पाकिस्तानी डेवलपर्स, कंस्ट्रक्टर्स, बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स में कंज्यूम करते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पहिया चलेगा, साथ उसके 50-70 के करीब दीगर एलाइड इंडस्ट्रीज का पहिया साथ चलेगा, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों की एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इंगेज हुई है और मजीद भी इंगेज होगी। रही बात जो आपने कहा कि फाइलर को अपना रिटर्न डिक्लेयर करना होता है, वो तो वैसे ही डिक्लेयर करना होता है जो आप फरमा रही थी। और नॉन फाइलर को तो इस बजट में तजवीज़ है कि प्रॉपर्टी या किसी भी किस्म की हैवी इन्वेस्टमेंट से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उससे पहले फाइलर बनना होगा, फिर जाके वो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ जो मौजूद जेर बहस है वो जो एक स्टेटमेंट हासिल करना है सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर का, वो बिफोर हैंड वो स्टेटमेंट बिल्कुल एफडीआर से बिल्कुल हासिल सही करना एक फरमाया आपने राहील साहब। मैं आपसे एक और नफी सवाल पूछना चाह रही करता हूँ, है, वक्त कम एक है और हर्डल सवालात है। ज़्यादा है हमारे पास। सर ये बताइए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से कुछ एक मंसूबाबंदी कर ली गई है और ख़ासकर इस बजट के अंदर ये फोकस रखा गया है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं। ज़रा इसके ऊपर भी कॉमेंट कीजिएगा प्लीज़। डेफिनेटली ये तो आप एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत का बुनियादी रूल, बुनियादी आई मीन आप समझे कि वो एक ग्रास रूट है, वो एक उसके बगैर कोई भी मईशत चल ही नहीं सकती। ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो एक्सपोर्ट बिल से बहुत ज्यादा है। तो जितनी भी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज हैं उनको जितना भी मराद दी जाए, जितनी भी फैसिलिटेशन दी जाए वो कम है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो इवेंचुअली आपके लिए ज़र मुबादला मुल्क में लाने का जरिया बनता है। और इस सेक्टर में जितने भी, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर हो या कोई भी और सेक्टर आप उठा लें, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान में कर रहे हैं वो रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो अपनी रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स, अपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज पाकिस्तान के बाहर से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, ये भी एक तरह की एक्सपोर्ट है जो हम ज़र मुबादला मुल्क से बाहर से लाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। पिछले अनफॉर्चुनेटली 2-3 सालों राइट। से ये एक पहिया रुका हुआ है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि रियल स्टेट का सेक्टर और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर सबसे ज्यादा फंडामेंटल्स के बजाय डिमांड से भी ज्यादा फंड जो है वो सेंटिमेंट पे चलता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो एक सेंटिमेंट टूटा हुआ था लोगों का, उस सेंटिमेंट को बहाल करने की तरफ इस बजट के अंदर बेशुमार चीजें रखी गई हैं और हम उनको सराहते भी हैं। लेकिन उसमें मजीद बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और हम समझते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर को, आबाद को ऑन बोर्ड लेके जी। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अगर अपने साथ चलाएंगी, अपने साथ प्राइवेट सेक्टर को जोड़ेंगी, तो ये
बिल्कुल पॉजिटिव एग्जाम बिल्कुल, होगा तमाम एसोसिएशंस और प्लेटफॉर्म्स के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। साथ बहुत ही साथ सर कम अरसे एसएमईज के के अंदर। हवाले से पॉलिसीज का भी जिक्र किया जा रहा है, खासकर ई कॉमर्स सेक्टर को भी टैक्सेशन के अंदर लाना, यानी कि टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है। इसके हवाले से भी बताइएगा, खासकर एक ऑनलाइन जो कारोबार हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा तो क्या टैक्सेशन जो है वो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और ख़ासकर जो एक हम कह सकते हैं ना कि तमाम लोग जब टैक्स दे ही रहे हैं, इस बार तो आईटी सेक्टर को भी टैक्स नेट के अंदर लाया गया है, तो खासकर फिर यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, ये तो फ्री ऑफ टैक्स थे, तो इनके लिए भी जो है वो टैक्स नेट का थोड़ा सा एक क्लीशे डिफाइन करना ज़रूरी है। यकीनन ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा ये सेक्टर है और माशाल्लाह हमारी जो मुल्क की पॉपुलेशन और उसमें जो एक यूथ का कंट्रीब्यूशन है, वो आईटी सेक्टर में और ये जो आईटी बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले सालों में जब वो और उनकी कंपनीज़ और उनकी जो सप्लाइज़ और जो भी वो जी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, जब वो मैनीफोल्ड ग्रो करेगा, तो वो पहले दिन से टैक्स नेट के अंदर हों। एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए कि उन लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरे फहरिस्त रखते हुए टैक्स के अंदर जो उनके ऊपर टैक्सेशन है वो उनके इनकम के साथ लिंक करके उसको फिक्स टैक्स रिजीम की तरह का कोई फॉर्मूला उनके लिए मुरतब करना चाहिए ताकि उनके लिए टैक्सेशन और वो जो मराइल है अपनी डिक्लेरेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स की वो इजी हो, उनके लिए वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्योंकि हम तो पिछले 20 सालों से या 25 सालों से जब से बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर जो टैक्स के मामलात में मुश्किलात हैं, कंसल्टेंट्स के साथ और लॉयर्स के राइट साथ डील करते हुए हम अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं क्योंकि उसके अंदर कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस सेक्टर के लिए जिसे अब पहली दफा टैक्स नेट में लाया जा रहा है, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज इन अप्लाइंग फॉर टैक्सेशन का राइट फॉर्मूला मद्देनजर रखते हुए उन्हें इसके अंदर इंडक्ट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जी। सेक्टर है। राहिल रिंज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और आप यहाँ पर जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। हम देख रहे हैं कि टैक्स के लिए यानी केशन का जो फॉर्म है इसको भी इस बार आसान किया गया है। बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी कि आप सिर्फ 5 लाइनों का फॉर्म कर दें और किसी न किसी तरीके से फाइलिंग करने में जो है वो आसानी रहे, तो इस बार ये इनिशिएटिव भी लिया गया है और फाइनली बिजनेस कम्युनिटी को हैप्पी करने की कोशिश की गई है। चलें जी, ये फर्स्ट सेगमेंट जो है वो हमने ख़त्म किया है, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रीजन के अंदर हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि भारत को एक बार फिर सफारती नाकामी जो है वो हुई। यहाँ पर हमने रेकोडिक के हवाले से एक नया जो कह सकते हैं लोन वो अप्रूव करवाया, ख़ासकर वर्ल्ड बैंक से जो है वो हमारा ये एक रियायती कर्जा जो है वो मंजूर हो गया है। और ख़ासकर रेकोडिक के अंदर हम देख रहे हैं माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट सामने आ रही है। वहीं हमारे पास जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो नेबरहुड में जो है वो इश्यूज जो है वो सर्टेनली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तानी कंपनियों के कंजोर्शियम के हवाले से भी आपको न्यूज़ शेयर करते चलें कि अबू धाबी में नेशनल ऑयल कंपनीज के साथ एक अहम मुआहदा हुआ है। इंपॉर्टेंट है वो इसलिए भी क्योंकि ऑयल सेक्टर के अंदर हमारे लिए जितनी वैरायटी ऑफ मार्केट्स हो, वैरायटी ऑफ हमारे लिए जो ऑयल हो, वो इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। ईरान पर इसराइल के हमले से तेल की कीमतों में तकरीबन 7% का इजाफा देखा गया है। आज ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कैसे इम्पैक्ट लेगा, खासकर जब यहाँ पर कुछ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है डिफरेंटली सामने आ रही है। वहीं पर हमारे पास इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का बढ़ना पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को पुश करते हुए ना दिखाई दे, आज इसके हवाले से बात करेंगे। एंड मॉनेटरी पॉलिसी का जो हम कह सकते हैं कमेटी का इजलास है वो 16 जून को यानी कि मंडे को तकरीबन जो है वो हो सकता है, मंडे या ट्यूसडे 16 जून को हो सकता है। यकीनन शरह सूद पर जो है वो फैसला होगा। क्या फैसला होगा, बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारे एनालिटिकल व्यूज़ हैं, लेकिन मिक्स ट्रेंड सामने आ रहा है कि इन्फ्लेशन को देखते हुए यकीनन सिंगल डिजिट में लेकर आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सिंगल डिजिट अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस देखते हैं तो गवर्नमेंट ने वैसे ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो पहले ही प्रिवेल करने का बोला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को
कम करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़। सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले आगाज़ करूंगी आपसे भारत की न्यूज़ से, यानी कि में जो हमेशा ही चाहता है कि पाकिस्तान की किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनली कोई काम ना हो, कोई काम जो है वो सही से ना जो है वो इख्तिताम पजीर हो, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अगेन एक सिफारती नाकामी देखी गई है और रेकोडिक के हवाले से एक कर्जा जो है वो मंजूर हो गया है तकरीबन 700 to 800 मिलियन डॉलर्स का। क्या कहेंगे सर? ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि वाशिंगटन में इंडिया ने पूरा जोर लगाया हुआ था कि किसी तरीके से वर्ल्ड बैंक या दूसरे जो इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उससे कर्ज न मिले। इस हवाले से मैं कहूँगा डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह का बड़ा काम है। उन्होंने बड़ी वहाँ जनाब लॉबिंग की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा इस हवाले से पाकिस्तान के हवाले से गोया एक जंग लड़ी और हम उसमें कामयाब हो गए कि रेकोडिक के हवाले से न सिर्फ ये कि हमारा जो रियायती लोन अप्रूव हो गया, बल्कि ये भारत के मुंह पे एक तमाचा भी पड़ गया क्योंकि उनको 100% यकीन था कि चूँकि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों पे, वो शायद किसी न किसी तरीके से अगर रोक नहीं भी सकेंगे तो डिले कर देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। और ये मैं फिर यही कहूँगा कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो इंटरनेशनल बिहेवियर बदल रहा है वो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। यानी हमारे पासपोर्ट की कदर बढ़ रही है, हमारी शहरियत की कदर बढ़ रही है, जनरली हमारी पॉलिसीज़ के हवाले से। और पिछले जो वाक़यात हुए इंडिया पाकिस्तान के बाद, उसके बाद से हमारी ग्लोबल जो है स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है और हम कदरे बेहतर या बुलंदी पे। तो ये रेकोडिक के हवाले से 700 मिलियन की जो हमें अप्रूव हुआ, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। राइट सर, इसके साथ साथ पाकिस्तानी कंजोर्शियम जो कंपनीज का कंजोर्शियम है उसके हवाले से भी न्यूज़ है अबू धाबी में कि ऑयल के हवाले से कुछ अग्रीमेंट सामने आए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, ख़ासकर एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट का, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ रीजन के अंदर और इंटरनेशनली ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक रिस्पेक्ट की बात है कि ऑटोमेटिकली तमाम लोग इस बात को सराह रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट्स, पाकिस्तान की बिजनेसेस या पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन की एक टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, वो कामयाबी की तरफ जा रही है। तो ये क्या कहेंगे कि खासकर जब हम इंटरनेशनली ये कंजोर्शियम में थोड़ा सा हमने चीज़ें देखी और ऑयल कंपनीज के साथ जो है वो एक अहम मुआहदा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के हवाले से। क्योंकि देखिए अबू धाबी नेशनल ऑयल, जिसको हम लोग एडनॉक कहते हैं, एडनॉक ही है वाहिद जो UAE को चलाता है यानी सबसे बड़ा पेट्रोलियम की ज़ख़ीरा भी है, कामयाब। तो एडनॉक के साथ PSO का जो एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमें वहाँ उनके साथ पार्टनरशिप में काम करने का मौका मिल गया और उनके साथ हम बहुत सारे जो पेट्रोलियम के हवाले से, जो पेट्रोल के दरियाफ्त के हवाले से, और ख़ास कर जो हमारे यहाँ वो कंपनियाँ हैं जो माइनिंग करती हैं, जो पेट्रोल की तलाश करती हैं, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई कि वो एडनॉक के छत के नीचे या एडनॉक की पार्टनरशिप में ग्लोबली बहुत से काम कर सकेंगे। एक आप समझें एक किस्म की सर्टिफिकेशन है, एक किस्म की रिकग्निशन है, एक किस्म की समझिए इंटरनेशनल आपको एक स्टेटस मिल रहा है। तो ये जो मुआहदा हुआ है मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा यानी एक शराकत दारी का है। और जैसा कि हमारी एनर्जीज ने बाकायदा स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि ये उनका जो मुआहदा है ये मुकम्मल हो गया है। और इस हवाले से एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अबू धाबी के जो ऑफ शोर हैं उस पर कार्बन की तलाश में उनके साथ काम कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो एडनॉक के साथ PSO का, जिसमें शामिल है जो सरकारी और यहाँ की PSO भी हमारी सरकारी, तो इसके हवाले से हम न सिर्फ ये कि पेट्रोल, बल्कि पेट्रोल से आगे जो टेक्नोलॉजी है, जो दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमारा अमल दखल ज़्यादा, प्लस हमारी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि हम एक ऐसी टीम के साथ काम करेंगे जो ऑलरेडी ग्लोबल टीम के साथ मर्ज होकर काम करी। एडनॉक बहुत बड़ा इदारा है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की पेट्रोलियम के हवाले से भी, सियासी हवाले से भी और टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी है।
राइट अच्छा सर, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं थोड़ा ईरान एंड इसराइल का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल ऑयल पे हुआ। ओपेक के कंसर्न्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑयल सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करते हुए कुछ प्राइसेस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा एक फोकस रखा जा रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो 7% से तजावुज़ कर रहा है। यानी कि 7% तक का बढ़ना, इट मीन्स कि पाकिस्तान में जो एक इम्पोर्ट बिल आएगा फिर वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, फिर उसकी वजह से हमारी जो एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप, खासकर ये इम्पैक्ट जो पाकिस्तान में फिर एंड ऑन जो है वो एक ऑयल प्राइसेस की जो एक इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए असल में कुछ चीज़ें हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं नागहानी आफात, यानी अननोन विक्टिमाइजेशन जो है। ये जो जंग है इसका हमें ख्वाब ख्याल में भी अंदाज़ा नहीं था, और आज की जो ख़तरनाक ख़बरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक भी हैं और हमारे लिए तशवीशनाक भी हैं। क्योंकि देखिए ईरान का मसला ये नहीं है कि वो पेट्रोल है या नहीं है, उनका मसला ये है कि वो हमारी और उनकी रफ़ाकत जो है बहुत पुरानी है, हमारी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, हमारा कल्चर उनका कल्चर बहुत पुराना है। ईरान से, टर्की से, ये वो ममालिक हैं, या यूएई से जिनसे हमारे हर वक्त के ताल्लुकात, चाइना तो खैर है ही है। तो ईरान, अच्छा फिर ईरान आपको पता है कि पेट्रोल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उस पर अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शन लगाया हुआ, उसके हवाले से वो ऑलरेडी परेशानियों में हैं। वो अंदर अंदर काम कर रहे हैं, रशिया से, चाइना से मिलकर कर रहे हैं, लेकिन दुश्वार अब हमारे लिए ज़ाहिर है पेट्रोल की। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर ऐसा होता, आप 7% कह रही, मैं कह रहा हूँ कल तक ये 12-13% पे चला जाएगा। आप देख लीजिएगा, ज़्यादा से एक दिन में फ़र्क आ जाएगा जिस तेज़ी से आज की जो खबरें आई हैं उसका। तो ये हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे जैसे मुमकिन है हम पेट्रोल के कंजम्पशन पे कंट्रोल करें, जहाँ बिला ज़रूरत खर्च करने का ना करें, और पेट्रोल की कीमत अभी बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन ये बात तय है कि पेट्रोल में हमारे पास दुश्वारी होगी, और इन्फ्लेशन की जो आपने कही बात वो भी होगा। हमें अपने कौम को तैयार करना चाहिए। अच्छा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि गवर्नमेंट ने, ये ऐसी चीज़ें जिसे हम सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी पे, अखबार पे, रेडियो पे। हमें हर बच्चे को पता है कि ईरान पे इजरायली अटैक के बाद सिर्फ हमारा नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम होगा, दूसरे ममालिक का भी प्रॉब्लम होगा, इंडिया का भी होगा, बांग्लादेश का भी होगा, श्रीलंका, क्योंकि ऐसी कोई चीज़, अब आपको पता है कि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। एक जगह ये फांस लगती है ना तो पूरे जिस्म पे असर आता है। तो ये मैं समझता हूँ हमें दुआ करनी चाहिए कि जैसा कि हम देख रहे हैं, कोशिश भी कर रही है बड़ी ताकतें, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, उनकी यही ख़ास के चाइना की और रशिया की ज़रूर कोशिश होगी कि ये मामला बहुत आगे नहीं बढ़े। बावजूद के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, अभी मैं शाम में देख रहा था आने से पहले कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 हफ्ते चलेंगे। अल्लाह ना करे अगर 2 हफ्ते चली तो इसके बड़े गंभीर नताइज होंगे और हम भी सफ़रर होंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम जो सफ़रर हैं वो नेचुरल परेशानियों के हैं, तो हमें उसके लिए अपने तौर पे जो मुझे तो नहीं पता कि हुकूमत के पास या पेट्रोलियम के इदारे के पास क्या क्या तरीक़ेकार हैं इससे बचने की, इसकी कंजम्पशन कम करने की, इसके फालतू अखराजात से बचने के लिए किस तरह करें कि हम इसको कंट्रोल करें। लेकिन ये एक आफत है जिससे हमें निपटना पड़ेगा। राइट और ऑयल के हवाले से हमने देखा पूरे साल के जब नंबर्स आए बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, तो पाकिस्तान इज़ नॉट, हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा ऑयल वेस्ट नहीं किया गया। कुछ ना कुछ करके जो है वो रैशनलाइज करने की कोशिश की गई। ईवी कार्स के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। बजट में भी ये पॉलिसी दी गई है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं इनको फ़रोग दिया जाए, ताकि हमारा जो एक ऑयल के ऊपर हमारा इन्हिसार है वो कम से कम तर होता जाए। तो इसके ऊपर भी फातमी साहब बताइएगा, और ख़ासकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आएगा तो सही, लेकिन हम देख रहे हैं 16 तारीख को जो है वो पॉलिसी अनाउंसमेंट भी है। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में आपको लगता है ड्यू टू इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस या फिर ये जो अभी ऑनगोइंग सिनेरियो, इसको देखते हुए आपको लगता है कि पॉलिसी रेट को कम किया जाएगा या फिर स्टेबल रखा जाएगा, या मोर और लेस कुछ आगे पीछे किया जा सकता है, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं? इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल सही, मेरा ख्याल 16 तारीख को शायद इसका इजलास हो रहा है इसी हवाले से मॉनेटरी। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि पहले भी मुझे अंदाज़ा था और अंदाज़ा है कि अभी मई में 1% कम किया जा चुका है 2 महीने पर पहले। तो बहुत
बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे, हालांकि कोशिश ये थी कि सिंगल डिजिट में लाया जाए या कम से कम 11 से 10 कर दिया जाए, लेकिन अब जो हालात हैं मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तब्दीली आएगी, इसको स्टेबल रखा जाएगा। बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन बढ़ने के भी फ़िलहाल नहीं गवर्नमेंट रिस्क लेगी, बल्कि कोशिश ये करेगी कि स्टेबल अभी जैसा है, क्योंकि देखिए 1 महीने 2 महीने में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 11% सस्टेन करता है 2-3 महीने, जब तक के हालात बेहतर हो जाए, तो ये जुलाई में भी फैसला कर सकते हैं, अगस्त में भी कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा फातमी साहब, हम देख रहे हैं बजट के अंदर खासकर थोड़ा सा ये एक ईवी के हवाले से मैंने यही पूछना था आपसे कि थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिसीज़ दी गई हैं। ट्रांसपोर्ट ने बहुत ही एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पिछले साल के नंबर्स बड़े अच्छे आए, ग्रोथ ट्रांसपोर्ट में देखी गई है। जाहिर सी बात है बैंकिंग फाइनेंसिंग जो है वो भी अब सस्ती हुई है, तो लोग भी वहाँ की तरफ जा रहे हैं। और हम थोड़ा सा मरीन अगर ट्रांसपोर्ट देखें तो उसमें भी इस बार बेहतरी आई है। तो क्या कहेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में, और ख़ासकर बिजनेसेस इससे कैसे बढ़ेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्ट से अगर आपकी मुराद ऑटो है तो वो तो आपको पता है कि निगेटिव आएगा, क्योंकि जो आपके आसानी ली गई है उससे फ़र्क आएगा। अगर मैं आपको बताऊं, मैं शायद आपका सवाल भी पूरी तरह नहीं समझ सका हूं कि जब आप ट्रांसपोर्ट कह रही तो उससे मुराद क्या है। अगर रेलवे है तो उसका बजट भी बहुत कम रखा गया, एजुकेशन रेलवे दोनों का बजट कम है, हेल्थ का भी बजट कम है। कुछ चीज़ें मैं असल में होता ये कि देखिए सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई भी बजट बनेगा, चाहे वो अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, करने के लिए पॉलिसी दी गई है। हाँ, हाँ, खासकर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जी, जो क्लाइमेट फ्रेंडली है वो बहुत ये मामला बेहतर किए जा रहे हैं। वो बिल्कुल सही। बल्कि मैं आपको बताऊं, अब तो मैंने देखा कि बाइक भी आने लगी, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही बहुत तेज़ी से और बड़ी पॉपुलर हो रही, बल्कि ख़वातीन भी चला रही हैं आजकल छोटी छोटी वेस्पा टाइप की बाइक जो है, या स्कूटर जिसको हम स्कूटी या स्कूटर वगैरह क्या कहते हैं, वो बहुत अच्छी पॉलिसी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप स्विच ओवर कर रहे हैं फ्रॉम गैस एंड पेट्रोलियम टू इलेक्ट्रिक, तो आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कंजम्पशन में, और जो उसके बैटरी के जो रिचार्ज का सिस्टम है उसके लिए आपको बिल्कुल इसी तरह जैसे पेट्रोल पंप पे आपने देखा, आप जाती हैं पेट्रोल लेती हैं, दुनिया के जो दूसरे ममालिक जहाँ इलेक्ट्रिक, अब यूरोप अमेरिका में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं वो ये करते हैं कि सड़कों पे हर 5 मील 10 मील पे, जैसे किसी ज़माने में PSO होता था टेलीफोन कर, PC होता था टेलीफोन कर, उसी तरह बाकायदा बैटरी चार्जर लगे हुए हैं। तो क्योंकि होता क्या, देखिए मैं आपको तो ख़ास के स्कूटी यूँ तो कर दिया उन्होंने, घर में आपके है आप रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप घर पहुंच जाए। तो अगर ये इसको इनकरेज करें कि बैटरी के जो रिचार्जिंग सिस्टम है बिल्कुल हर पेट्रोल पंप के साथ वो बाहर लगा हुआ, आप जाएं और ये तो फ्री हो तो बेस्ट है, और नहीं फ्री है तो कोई 5 रुपये 10 रुपये आप टोकन जमा करें और अपनी बैटरी वहाँ चार्ज कर लें। इस तरह इनकरेज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए अब पूरी दुनिया में पेट्रोल से लोग हट रहे हैं और इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें स्कोप बहुत है। और पाकिस्तान भी खुशकिस्मती से आप देखें, ये बाइक आ गई है, स्कूटी आ गई है, गाड़ियाँ भी आ गई हैं। तो अगर इसको हम बढ़ाएं, और एक और बात मैं आपको बताऊं कि बड़ी गाड़ियों का जो हमारे यहाँ डिस्करेज करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। बड़ी गाड़ियाँ पेट्रोल ज़्यादा खाती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पे नहीं चलती हैं अमूमन, तो उसकी जगह जो हम छोटी गाड़ियाँ ला रहे हैं 600, 800, 1000 सीसी के अंदर अगर इसको हम और बढ़ाती दें, इसको और बढ़ाएं, और बड़ी गाड़ियों पे हम टैक्स 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर दें, क्योंकि वो ज़ाहिर है जो आदमी 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है वो 3 करोड़ की खरीद लेगा। तो इससे भी बहुत देखिए सबसे बड़ा, मैं आपको तो मैं कराची में रहता हूं तो कराची के हवाले से आपसे बात करूंगा। कराची में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्ट का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, जो है वो बहुत कम है। बाइक की इतनी इंतहा है कि 90% रोज़ाना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बाइक की वजह से, क्योंकि उसका कोई ट्रैक नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कोई लाइन नहीं, अब पूरे सड़क पे इधर से उधर। तो अगर तो इलेक्ट्रिक की आ जाएगी तो सबसे पहले तो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। कि यहाँ पर जो है वो किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, पॉलिसीज़ भी दी गई, और ख़ासकर जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि वाकई हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट, ख़ासकर मरीन ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो कि हमने देखा कंटेनर्स वगैरह के हवाले से काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। दिस इज़ द रीज़न कि 52% ट्रांसपोर्ट के अंदर इजाफा देखा गया। और हम देख रहे हैं कि इस बार बजट के अंदर उन चीज़ों पर फोकस किया गया जो कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस थे, और उतना ही पास ऑन किया गया, और साथ साथ वो चीज़ों को फोकस किया गया जिससे हमारी एक्सपोर्ट, जिससे हमारे रेमिटेंसेज और जिससे हमारे रेवेन्यू जो है वो बढ़ाए जा सके। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।